नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, उनका शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी में केंद्र और यूटी सरकार के साझा विजन से पिछले 4 साल में विकास की एक राह और बेहतर शासन के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि टॉप क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सड़कें, पानी की सप्लाई, स्कूल, अस्पताल और कास्टल सुविधाओं पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही पुडुचेरी को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की योजनाओं पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की सफलता को आम जनता की जिंदगी में सुधार के रूप में पेश किया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और डीएमके पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि पुडुचेरी के लोग पहले राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और अपराध से जूझ रहे थे, लेकिन अब विकास की नई गति दिखाई दे रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने। A great emphasis on building top quality infrastructure. In this year's budget, we have set aside a record 12 lakh crore rupees for building infrastructure. This will also benefit the people of Puducherry. We included Puducherry under the special assistance to state scheme which used to be open only for states. More funding, better roads, water supply, and many such projects. These facilities directly make the lives of the people better. நண்பர்களே, இந்தியா முழுவதிலும் உயர்தரமான உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குறதுல நாம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்லயும் பாத்தீங்கன்னா வரலாற்று சாதனையாக உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை உருவாக்குவதற்கு ஒரு சாதனை அளவாக 12 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த முதலீடு புதுச்சேரி மாநில மக்களுக்கும் பெரிய பயனை கொடுக்கும். இதுவரைக்கும் மாநிலங்களுக்கு மட்டுமே கிடைச்சிட்டு இருந்த மூலதன முதலீட்டு சிறப்பு உதவி திட்டம் இப்ப முதல் முறையா புதுச்சேரியையும் அதுல இணைச்சிருக்கோம். இதனால யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரிக்கு மிகப்பெரிய பலன்கள் உண்டு. உள்கட்டமைப்பு நிதி அதிகமா வரதுனால புதுச்சேரிக்கு சிறந்த சாலைகள், சிறந்த நீர்வளம், கடலோர உள்கட்டமைப்பு, பள்ளிக்கூடம், மருத்துவமனை என்று பல புதிய திட்டங்கள் கிடைக்க இருக்குது. இந்த அடிப்படை வசதிகள் எல்லாம் நேரடியாக புதுச்சேரியின் மக்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் என்று நான் உறுதியளிக்கிறேன். Across India, there is a great emphasis on building top quality infrastructure. In this year's budget, we have set aside आज आम आदमी पार्टी ने a record जंतर मंतर पर एक 12 lakh crore rupees आयोजन किया है। ये रैली इसलिए खास है क्योंकि ये आपके नेशनल कन्वीनर और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाल ही में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में बरी होने के बाद पहली सार्वजनिक रैली है। रैली में पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ साथ गोवा और गुजरात के आप प्रतिनिधि भी इस पर शामिल हुए। पार्टी नेताओं ने इस पूरे मौके पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, ईमानदारी, राजनीति और देश जनता के हक के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आप नेता मनीष सिसोदिया, गोपाल रॉय और दिल्ली एलओपी आतिशी ने अपने भाषणों में पार्टी के संघर्ष और जंतर मंतर पर हुए ऐतिहासिक आंदोलन की याद दिलाई है। देश के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। पूरे देश भर से आज ढेरों हजारों की संख्या में साथी यहां पे जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं।
मंच पे बहुत सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं, दिल्ली से, गुजरात से, गोवा से, पंजाब से, हरियाणा से, आगे भी सामने छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने हमारे बहुत सारे बस मार्शल साथी भी आए हुए हैं, डीटीसी के कंडक्टर, ड्राइवर, डिम्स के निकाले हुए कर्मचारी, मोहल्ला क्लिनिकों के निकाले हुए कर्मचारी, आप सब लोगों की मैं बात करूंगा, थोड़ा सा सब लोग पेशेंस रखिए। अभी आप लोगों ने अपने कागज भेजे, मुझे आपके कागज मिल गए हैं। कई राज्य हाथ उठा रहे हैं, कई राज्य वाले, छत्तीसगढ़ वाले भी हैं। पूरे देश से आज अरविंद केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल के हौसले को सलाम करने के लिए आज पूरे देश से केजरीवाल के सेनानी यहां पे इस मैदान में आए हुए हैं। जंतर मंतर के उसी मैदान में आए हुए हैं जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, जहां से आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी। इसी ऐतिहासिक जगह से पैदा होके, इसी ऐतिहासिक जगह से पैदा होके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐतिहासिक काम किए, पंजाब में ऐतिहासिक काम किए। 13 साल के अंदर अंदर दिल्ली, गुजरात, पंजाब, गोवा तक एमएलए खड़े कर दिए। ये एक ऐतिहासिक पार्टी इसी ऐतिहासिक मैदान से, जंतर मंतर के, इसी गोपाल राय जी ने कहा, इसी नीम के पेड़ के नीचे आम आदमी पार्टी पैदा हुई जिसने इतने ऐतिहासिक काम किए। लेकिन काम तो ऐतिहासिक किए। आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक झूठे आरोप भी इसी पार्टी के नेताओं पे लगाए गए। सबसे ज्यादा ऐतिहासिक साजिशें आपकी ऐतिहासिक पार्टी ने झेली। सबसे ज्यादा साजिशें, झूठ, सबसे ज्यादा प्रताड़ना अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम ने झेली। ऐतिहासिक पार्टी ने ऐतिहासिक काम किए और ऐतिहासिक झूठ का सामना किया, ऐतिहासिक साजिशों का सामना किया, ऐतिहासिक प्रताड़नाओं का सामना किया। लेकिन एक और इतिहास रचा, बहुत ऐतिहासिक रूप से पाक साफ होके, कोर्ट सर्टिफाइड पाक साफ होके आपकी पार्टी आज फिर से जंतर मंतर पे खड़ी हुई है। लखीमपुर खीरी में एक नाबालिग दिव्यांग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पीड़ित अनुसूचित जनजाति से बताई जा रही थी और वो अपने रिश्तेदार के यहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम इस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही जिले की पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। कल दिनांक 28 फरवरी 2026 को थाना क्षेत्र सिंघाई में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में थाना सिंघाई पर समुचित धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। घटना में वांछित अभियुक्त जावेद को आज दिनांक 1 मार्च 2026 को सिंघाई पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया है। घायल अभियुक्त को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है एवं आवश्यक विधि। लखीमपुर खीरी में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने तहसील सदर का औचक निरीक्षण किया है। अचानक हुए निरीक्षण से तहसील परिसर में कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। एडीएम ने तहसीलदार कोठ, नायब तहसीलदार कोठ, आरके ऑफिस संग्रह से आरसी ऑफिस का निरीक्षण कर अभिलेखों का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह और तहसीलदार मुकेश कुमार शर्मा को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।
एडीएम ने कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्ध निस्तारण और अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव पर विशेष जोर दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में 28 वर्षों की परंपरा वाला आदर्श धूलिवंदन समारोह इस वर्ष भी उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। आयोजन अब न सिर्फ तालुका बल्कि पूरे जिले में अपनी अलग पहचान बना चुका है। तख्ती जरी वादक प्रवीण देशमुख और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर आयोजित ये समारोह सभी धर्मों के बीच सद्भाव का संदेश देता है। कार्यक्रम का उद्घाटन सेलू की डिप्टी तहसीलदार मधुक राव ठाकरे सहित कई गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में हुआ। देहरादून में 16वीं बटालियन गढ़वाल राइफल का 86वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वीर नारियों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और भारतीय सेना में प्रदेश की उल्लेखनीय भागीदारी पूरे राज्य के लिए गर्व की बात बताई जा रही है। उन्होंने भव्य सैन्य धाम के शीघ्र लोकार्पण की बात दोहराते हुए अगले स्थापना दिवस समारोह के लिए सहयोग राशि देने की भी घोषणा की है। आज 16 गढ़वाल की 46वें रिजिंग डे पर एसोसिएशन 46 गढ़वाल के सम्मानित अध्यक्ष कैप्टन राज जी, इनकी पूरी टीम, इनके पूरे परिवार, सबको हम शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि एक पुलिस सैनिक होने के नाते मेरी कोशिश होती है कि सैनिकों का एक छोटा प्रोग्राम हो तो बड़ा प्रोग्राम हो, उसमें मैं पहुँचूँ। आज मेरे इतने व्यस्तम कार्यक्रम थे, लेकिन अब कैप्टन साहब का आदेश हो गया और आपको बता मैं फौज में सिपाही था तो मैं आज आपके बीच में शुभकामनाएं देने आया हूँ। सौभाग्य की बात है कि होली भी है। आपको होली की भी शुभकामनाएं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियाँ आए, हम पे कोई कष्ट संकट न आए और जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे पूर्व सैनिक अपनी सैनिक परंपरा को वैसे आते हैं। मैं सभी पटनों के रेंज में लाने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि रिटायर होने के बाद भी जो एक सैनिक का लगाव अपनी सेना से होता है, वास्तव में वो ट्रू है। क्योंकि भारत की सेना आज विश्व की सबसे सेनाओं में है, उसमें भी गढ़वाल राइफल, जिसको रॉयल गढ़वाल का दर्जा दिया गया है, तो एक बार मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई। खेत में एक ही नाम के पेड़ पर युवक और किशोरी के शव फंदे से लटके मिले। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। गांव में हड़कंप मचते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मृतकों की पहचान 17 वर्षीय आदित्य और 16 वर्षीय सलोनी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच की बात करें तो प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही बकेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र अधिकारी भरथना रामदबन मौर्य और थाना प्रभारी विपिन कुमार मालिक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीचंद ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज प्रातः थाना बकेवर में सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोपियापुर में 2 नाबालिग बच्चों के द्वारा, जिसमें से एक बालिका एवं एक बालक है, दोनों के द्वारा आत्महत्या कारित कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया है। साथ ही पीएम के लिए शव को भेज दिया गया है। जांच के मध्य यह प्रकाश में आया कि दोनों के द्वारा आपसी प्रेम संबंध के कारण आत्महत्या कारित की गई है। इस प्रकरण में अग्रिम जांच करते हुए विधि कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज में पॉक्सो एक्ट का एक आरोपी पुलिस हिरासत में फरार हो गया। मामला श्याम देरुआ थाने का है, जहां आरोपी को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी के दौरान वो सुरक्षा घेरा तोड़कर भाग निकला। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फरार आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो कई टीमें उसके लिए गठित की गई हैं। स्थानीय पुलिस के साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप
और सीओजी भी उसकी तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान के बीकानेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास करीब 5 से 7 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। 2 पैकेटों में कुल लगभग 1 किलो हेरोइन मिली, जिसके एक किसान खेत और वन क्षेत्र में रखा पाया गया। ये वही इलाका है जहां 2 दिन पहले हथियार और ड्रोन भी मिले थे। सुरक्षा बलों और खाजूवाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीजर की कार्रवाई की, जिसमें बीएसएफ की 140वीं वाहिनी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी वहां पर शामिल थे। हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेड़ी स्थित प्रसिद्ध गोगाजी मंदिर में होली के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। राजस्थान सरकार ने देवस्थान विभाग के माध्यम से मंदिर की सजावट, फूलों की वर्षा, रंगोत्सव और महाआरती के लिए विशेष बजट जारी किया है। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु नाच गाकर और रंगोत्सव में शामिल होकर पर्व का आनंद ले रहे हैं। इस दौरान गोगाजी महाराज के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए भजन और पूजा अर्चना का भी विशेष आयोजन किया जा रहा है। होली के मौके पर गोगाजी मंदिर में हर साल भारी संख्या में भक्त जुटते हैं और इस बार भी यही सांप्रदायिक सद्भाव और उत्सव की रंगीनी देखने को मिल रही है। सीबीएसई ने छात्रों और स्कूलों के लिए अहम सूचना जारी कर दी है। बोर्ड ने सोमवार 2 मार्च 2026 को मिडिल ईस्ट के कुछ देशों बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। सीबीएसई ने यह स्पष्ट किया है कि यह निर्णय क्षेत्र में मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया है। छात्रों और अभिभावकों से बोर्ड ने कहा कि वो परेशान ना हो और परीक्षा की नई तारीखों की जानकारी जल्द ही स्कूल और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से साझा कर दी जाएगी। छात्रों के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने ये कदम बेहद ही एक तरीके से अच्छा कह सकते हैं उस पर्पस से उठाया है। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट और ईरान पर हालिया सुरक्षा संकट के चलते एयर इंडिया ने अपनी कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को स्थगित कर दिया है। आज मिडिल ईस्ट के सभी गंतव्यों के लिए एयर इंडिया की उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार भारत की एयरलाइंस की लगभग 444 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से यूरोप और उत्तरी अमेरिका की लंबी दूरी की उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद कराची में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने शहर में यूएस कॉन्सुलेट की बाहरी दीवार तोड़ दी है, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक इन झड़पों में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा बलों ने इलाके में कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। चकराता वन विभाग के एसडीओ के साथ खनन माफियाओं द्वारा मारपीट का गंभीर मामला इस वक्त सामने आ रहा है। घटना हरिपुर के पास की है, जहां एसडीओ चेकिंग के दौरान खनन से भरे डंपर का वीडियो बना रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे खनन माफियाओं ने उन्हें घेर लिया और मारपीट उनके साथ की गई है। सूचना मिलते ही डाकपत्तर पुलिस चौकी इंचार्ज मई पुलिस बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित में किया गया। इस क्षेत्र में बहुत टाइम से जो है अवैध खनन की शिकायतें आती रही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो यमुना नदी है और टॉन्स नदी है, ये आरक्षित वन क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे ये खनन हो रहा है, ये अवैध खनन है क्योंकि वन क्षेत्र में खनन प्रतिबंधित है। और अब मुझे कल एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कक्ष संख्या 29 हरिपुर कालसिंह में जो है अवैध खनन हो रहा है। तो लगभग 5.5 के राउंड में नीचे निकला और जैसे मैं पुल पे पहुंचा मैंने देखा एक डंपर जो है रेत से भरा हुआ, वो नदी जो है आरक्षित वन क्षेत्र से रेता भर के जो है डोमेट की तरफ को जा रहा था। तो मैं उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहा था। इस बीच जो है पुल पे मौजूद कुछ संदिग्ध व्यक्ति मेरी तरफ बढ़े और मेरे से अभद्रता करने लगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों कर रहा हूँ।
मैंने उन्हें अवगत कराया कि मैं एसडीओ कालसी हूँ और ये मेरा वन क्षेत्र है और यहाँ पे अवैध खनन नहीं किया जा सकता, जिस पर वो मेरे साथ अभद्रता करने लगे और इस बीच इन्हीं के समर्थक वहाँ पे इकट्ठा हो गए और इन्होंने जो है मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट की। मैं इन संदिग्ध को अपने साथ हिरासत में लेना चाहता था, लेकिन इन्होंने उल्टा जो है मुझे बंदी बनाया और मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जी मैडम, अत्यधिक बुलंद हैं और मैंने समय समय पर जो है ये जो अवैध खनन यहाँ इस क्षेत्र में हो रहा है, आप जानते हैं कि टॉन्स और यमुना में हर साल प्रचुर मात्रा में रेता आरबीएम जमा होता है और इसी तरह की जो अवैध खनन किया जा रहा है, इससे न सिर्फ राजस्व की लाखों की करोड़ों की हानि हो रही है बल्कि पर्यावरण को भी क्षति हो रही है। एनजीटी की गाइडलाइंस, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को देखें तो इस तरह से खनन नहीं किया जा सकता है। ये अगेंस्ट लॉ है और अगेंस्ट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, जिसका मैंने संज्ञान लेते हुए कई बार छापे मारे, कई बार हमने गाड़ियाँ पकड़ी हैं और खुद मैं एक सुरक्षा सचल दल का हेड हूँ। हमारी टीम है जो इस तरह के अवैध खनन पे अंकुश लगाने हेतु चलित रहती है। अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पे कालसी से चक्राता जो मार्ग है, इस पे जगह जगह हाईवे पे रेत के ढेर देखे पाए गए। हमने उक्त का संज्ञान लिया और अधीक्षण जो अधिशासी अभियंता है पीडब्ल्यूडी, उनको सूचित किया, एसडीएम साहब को सूचित किया, पुलिस को सूचित किया कि किस तरह से जो है अवैध भंडारण और अवैध खनन इस क्षेत्र में किया जा रहा है। हमने अपने बैरियर्स पे चौकसी बढ़ाई है, अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो उस पर कार्रवाई भी की है। हम अपनी तरफ से पूरी तरह से इसमें कार्यशील हैं, परंतु कहीं ना कहीं शायद अन्य संबंधित विभागों से सहयोग नहीं मिल रहा है, जिस हेतु मैंने कई बार चिंता व्यक्त की है। माननीय जो हमारे उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनको सूचित किया है, डीएफओ साहब को सूचित किया है। दिनांक 27/2/26 को राजीव नयन नौटियाल एसडीओ कालसी वन प्रभाग द्वारा थाना विकास नगर में तहरीर दी गई कि वह शाम 5:30 बजे अपने कार्यालय से आ रहे थे तो उन्हें हरिपुर पर यमुना नदी की ओर से आता हुआ एक डंपर दिखाई दिया, जिसका वीडियो बनाने का उनके द्वारा वीडियो जब बनाया जा रहा था तो वहाँ पर उपस्थित लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनके संग हाथापाई की गई। इस आरोप पर जो है उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर विकास नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरा पक्ष जिसके साथ हाथापाई हुई है, उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया कि उनके संग हाथापाई की गई, मारपीट की गई। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार दोनों पक्षों के द्वारा दी गई तहरीरों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे तदनुसार जो है विधि सम्मत। उत्तराखंड के मसूरी में सनातन धर्म मंदिर में द्वादशी तिथि के पावन अवसर पर एक शाम खाटू वाले के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। भव्य आयोजन में संध्या होते ही मंदिर प्रांगण श्रद्धालु की भीड़ से खचाखच भर गया और वातावरण श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम जैसे भजनों से भक्तिमय उठा। सहारनपुर से आए भजन गायक मोहित शर्मा परिवार और उनकी मंडली ने मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। रात्रि 9 बजे भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण किया। समिति के अनुसार ये चौथा आयोजन था और हर साल श्रद्धालु की संख्या बढ़ती जा रही है। आयोजकों ने कहा कि बाबा के प्रति लोगों की आस्था दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। देखिए, ये हमारा चौथा साल है खाटू श्याम जी का और हम भव्य रूप से इसे बनाते हैं। हमारी पूरी समिति, हमारे जो श्याम परिवार है वो हर साल इस का वर्ष का इंतज़ार करती है। हम चाहते हैं हर साल भव्य रूप में इसका और अच्छा से अच्छा हम करा जाए और आसपास के जितने देहरादून गांव के लोग हैं यहाँ आए और खाटू श्याम जी का आशीर्वाद। ये खाटू श्याम जी को कलयुग का महाराज जी कहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका कहना है कि जो इनके सिर दरबार में इनका माथा टेकता है उनके सारे काम बनाए जाते हैं। तो इसी वजह से लोग आस्था के प्रति संख्या बढ़ती जा रही है और जो भी अपने माथा टेकते हैं उनकी मनोकामना पूरी की जाती है। कलयुग का राजा कहा जाता है, तो कहा जाता है कि अगर किशन जी ने कभी अपने हाथ से किसी की अगर किस्मत लिख दी तो वो चेंज नहीं हो सकती, पर खाटू श्याम जी को वरदान प्राप्त है कि अगर किशन जी ने किसी की अगर कहते हैं अगर किशन जी तो खाटू श्याम जी उसको चेंज कर सकते हैं, ये उनको वरदान प्राप्त है। तो इस वजह से हमारे पास हर साल भीड़ पे भीड़ बढ़ती जा रही है और हमारी बाबा से दुआ है कि सभी के बुरे काम और सभी के अच्छे काम को ठीक करें और हमेशा। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।